बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे से आप लोग तैयार कर रहे होंगे। बच्चों आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, ठीक है ना, इकसाम को। वैरायटी का क्या मतलब है, डाइवर्सिटी इकसाम, यानी कि लाइफ की इकसाम। अब लाइफ किस किस चीज़ की है, कौन किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के पास लाइफ है ना, नॉन लिविंग के पास तो लाइफ नहीं है। तो वो सारे किस में आ जाएंगे, वो बायो में आ जाएंगे, यानी कि उन वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी, ठीक है। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, इंसान लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स वो लिविंग्स हैं, एनिमल्स वो भी लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी सारे लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम इन सब को की वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। Our planet is a home to a vast variety of organisms from tiny insect to towering plants। वो कहते हैं हमारा जो प्लानट है, अब हम कौन से प्लानट पे रहते हैं, अर्थ पे। हमारा जो प्लानट अर्थ है वो वास्ट वैरायटी ऑफ, बहुत सी इकसाम का घर है, बहुत सी इकसाम के जानवरों का। ऑर्गेनिज्म से मुराद होते हैं जानदार, बहुत यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का वो घर है। उसकी मिसाल उसने दी हुई है कि वो टीनी इंसेक्ट से लेकर, एक छोटा सा इंसेक्ट है, अब टीनी इंसेक्ट की बजाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, यानी कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वहाँ से लेकर बड़े बड़े दरख्तों तक, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे, ठीक है। अब कौन कौन से, मिसाल के तौर पर सबसे पहले प्लांट की मिसाल ले लें। हमारे इर्द गिर्द हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स नज़र आते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े दरख्त हैं जिसमें जामन, किन्नू, खजूर का दरख्त, ये सारे हैं। और छोटे छोटे प्लांट्स भी नज़र आते हैं। या हमारे इर्द गिर्द देखें, घरों में आपको कितने इंसेक्ट्स नज़र आएंगे, जो है फ्लाई हो गई, हनी बी हो गई, वेस्प हो गया, इस तरह इंसान, जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के। तो वो कहती हैं कि हमारा जो प्लानट है यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं। उनमें उसने मिसाल दी है कि छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े बड़े दरख्तों तक, ये सारे क्या हैं, ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इंसेक्ट, प्लांट, हर चीज़ लिविंग थिंग्स में आती है। दिस वैरायटी इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। वो कहते हैं हमारी वर्ल्ड में हेल्थ को बैलेंस करने के लिए ये सारी वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बैलेंस के बगैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर पौधे क्या हैं, पौधे हमारे लिए खुराक बनाते हैं, जानवरों को हम खाते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हम क्या कहेंगे, हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो इस तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म हैं वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में हमारी हेल्थ को में एक बैलेंस को बरकरार रखते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मुख्तलिफ़ किस्म के, वो किस तरह हमारे लिए मुफीद हैं, वो हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन है वो बैक्टीरिया से हम बनवा रहे हैं, पेनिसिलिन है वो हम एक फंगस से हासिल कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अस फूड, मेडिसन एंड क्लियर एयर। ये हमें क्या क्या चीज़ें मुहैया करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तो हमें खुराक। अब खुराक देखें हम कौन कौन सी चीज़ों से हासिल कर रहे हैं, जानवरों से भी हासिल कर रहे हैं, पौधों से भी हासिल कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हम हासिल कर रहे हैं। जैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है, बेकरी आइटम्स है, हम पिज़्ज़ा वगैरह, डो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम ये बनवाते हैं। दही जो है, उसके बाद मेडिसन है, मेडिसन की मैंने आपको पहले मिसाल दी है। कौन कौन सी मेडिसन है, इंसुलिन है वो हम एक बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं, तो इंसुलिन भी दवाई है हमारे पास। और उसके बाद पेनिसिलिन है वो हम एक फंगस से हासिल कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में आपने क्यूनियन के बारे में पढ़ा है जो कि मलेरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, वो भी हम एक दरख्त से, प्लांट से हासिल करते हैं। एंड क्लीन एयर, और ये क्या कर रहे हैं, हमारी हवा को साफ़ कर रहे हैं। किस तरह पौधे हमारी हवा को साफ़ कर रहे हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के अमल के दौरान खारिज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर और सूरज की रोशनी और उनके पत्तों के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी मौजूदगी में वो किस में चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज में, जो कि उनकी खुराक है, ठीक है। उनको ग्रोथ के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनिज्म की वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द मेथड ऑफ क्लासीफाइंग दैम इनटू ग्रुप्स, और इनको ग्रुप्स में क्लासीफाई करने के लिए हम उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह इनको ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन से क्या होगा, इनकी स्टडी आसान हो जाएगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? मुख्तलिफ इकसाम के जानवर, जानदार इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी ख़ास जगह में। अब ख़ास जगह से मुराद क्या है? ख़ास जगह से मुराद आप कोई भी एरिया ले सकते हैं, कोई सहराई इलाका ले सकते हैं, जंगल ले सकते हैं, कोई पौंड ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई झील, तालाब, कोई भी जगह आपकी अपनी मर्ज़ी। आप अपने घर में भी एक छोटा सा पार्टिकुलर एरिया ले लें और उसमें देखें कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कौन कौन से जानवर हैं वो रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं किसी भी एरिए की आपने बायोडाइवर्सिटी को मैयर करना है। मैयर से क्या मुराद है कि अब हम उसमें रहने वाले जानवरों को मैयर कर रहे हैं कि कौन कौन से उसमें जानवर रहते हैं। तो वो कहते हैं आपने किस तरह करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म इसमें हैं वो आपने उनको जो है मैयर करना है। मिसाल के तौर पर एक जंगल है, जंगल में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म कौन कौन से देखने को मिलते हैं। पहले तो आप देखेंगे वहाँ मेमल्स हैं, ठीक है ना, शेर, चीता, रीछ वगैरह, ये सारे क्या हैं? मेमल्स। फिर उसके बाद आपको वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स नज़र आएंगे और उसके अलावा आपको रेप्टाइल्स भी नज़र आ सकते हैं। जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। तो हमने क्या करना है, किसी भी एरिए में बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैयर करेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को मैयर करेंगे एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हर काइंड के अंदर भी आपको वेरिएशन मिलेगी। वेरिएशन का मतलब होता है मुख्तलिफ होना एक दूसरे से। अब मिसाल के तौर पर आप शेर देख लें, शेर जो है वो कितनी किस्म की हैं, ठीक है ना, है तो वो एक काइंड है, काइंड से मुराद है एक किस्म है, लेकिन अगर आप शेरों में भी देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के शेर नज़र आएंगे। इसी तरह बंदरों में देख लें, ठीक है, मंकीज़ में भी आपको मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन नज़र आएगी। तो वो कहते हैं आपने किस तरह मैयर करना है, पहले तो आपने मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ काइंड्स के ऑर्गेनिज़म को मैयर करना है, फिर आपने एक काइंड ले लेनी है और एक काइंड में आपने देखना है कि आपको कितनी वेरिएशन पाई जाती है। जैसे इंसान है, सारे इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बेशक उनकी जो मेन करैक्टरिस्टिक हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन वो क्या हैं, रंग, शक्ल वगैरह, इस लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये वेरिएशन कहलाती है। बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड आलमोस्ट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, वो कहती हैं 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्लासीफाई किया है, ठीक है। उनको कितनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का उनको पता चल चुका है, 2 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होंगे? 10 लाख। 2 मिलियन में कितने होंगे? 20 लाख, ठीक है। वो कहते हैं वो 20 लाख किस्म के जानदार को वो डिस्कवर भी कर चुके हैं जो पहले से इस दुनिया में मौजूद थे, और उनकी क्लासीफाई भी उनको कर चुके हैं। अब क्लासीफाई क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है अब हमारी दुनिया में करोड़ों की तादाद में ऑर्गेनिज़म्स हैं, सब को एक एक करके स्टडी नहीं किया जा सकता। अगर हम उनको क्लासीफाई कर लें, उनके ग्रुप्स बना लें, तो फिर उनको जो है स्टडी करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक बर्ड्स का ग्रुप है तो बर्ड्स में क्या होंगे? सारे परिंदे होंगे, ठीक है। आप एक परिंदे को जो है स्टडी कर लें, ठीक है, जैसे कोई भी है तोता है, उसको स्टडी कर लें कि जो है जिनके पर हैं वो परिंदे हैं, परिंदे अंडे देते हैं, ठीक है। इस तरह तो बाकी सारे बर्ड्स में भी वही करैक्टरिस्टिक्स होगी, वो आपको एक एक सब को नहीं स्टडी करना पड़ेगा, आप एक को स्टडी कर लेंगे। इसी तरह मेमल्स जो हैं, अगर आप मेमल्स में जो है एक जानवर को, एक उसके ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लें, जैसे मेमल्स क्या हैं, जो जानवर बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो मेमल्स हैं, ठीक है। एक को स्टडी कर लेंगे, बाकी सब को आपको पता चल जाएगा कि बाकी सब मेमल्स की भी यही खसूसियात हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि उन्होंने 20 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है और उनको क्लासीफाई, उनके ग्रुप्स बना दिए हैं ताकि उनको आराम से स्टडी किया जा सके। हाउएवर दे एस्टिमेट दैट द टोटल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज़ मच ग्रेटर। उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है, एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि जो ऑर्गेनिज़म की टोटल काइंड्स है इस दुनिया में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ये 2 मिलियन जो है, ये आपके इसको MCQs के लिए आप निशान लगा लें, या आपका MCQs भी आ सकता है कि साइंसदानों ने अब तक कितने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर चुके हैं और उनको क्लासीफाई कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। वो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक जैसी नहीं है, किसी एरिया में कुछ है, किसी एरिया में जो कम है, किसी में ज़्यादा है, ठीक है, एक जैसी वो नहीं फैली हुई। वो क्या होगी? वो माहौल पर डिपेंड करेगी। द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक क्लाइमेट, अल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप। वो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी किसी भी एक जगह की वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 पे है क्लाइमेट।
क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो है वो मौसम, एक लंबे अरसे तक जो मौसम होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं। वेदर जो होता है वो डेली का होता है, जैसे आज का वेदर कुछ है, कल का वेदर कुछ और होगा। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो लंबे अरसे तक मौसम के बारे में बताता है। और जो अल्टीट्यूड होती है वो कहते हैं बुलंदी। जैसे आप बुलंदी पे जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाता है, वहाँ ठंड आती जाती है, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि ठंड में कम ऑर्गेनिज़म रहते हैं, जबकि ऐसा टेम्परेचर जो मॉडरेट होता है, दरमियाना होता है, वहाँ ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं। और सॉइल टाइप भी आप देखेंगे कि मिट्टी जो है वो कैसी है, वहाँ की ज़रख़ेज़ है, पथरीली है, रेतीली है। अगर ज़रख़ेज़ होगी तो आपको पता है उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिज़म रहेंगे, और पथरीली होगी तो उसी हिसाब से उसमें ऑर्गेनिज़म कम रहेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की समझ आ गई कि बायोडाइवर्सिटी तमाम एरियाज़ में एक जैसी नहीं होती, वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पे। वो क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करती है कि वहाँ का आबो हवा कैसी है, वहाँ की, वहाँ वो जो है वो सतह समंदर से वो जगह कितनी बुलंदी पर है, जितनी बुलंदी पर होगी उतने जानदार कम होंगे। और सॉइल टाइप कैसी है, ज़मीन कैसी है, अगर ज़रख़ेज़ होगी तो ज़्यादा जानदार वहाँ ग्रो करेंगे क्योंकि वहाँ मिनरल्स होंगे ज़रख़ेज़ ज़मीन में। और अगर ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है तो वहाँ ज़ाहिर है जब उनको खुराक ही नहीं मिलेगी तो फिर वहाँ जानदार कैसे ज़िंदा रहेंगे। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन्स। आप ये ना दो तरह के रीजन्स पढ़ेंगे, एक होता है ट्रॉपिकल रीजन्स, एक होता है पोलर रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स वो उन रीजन्स को कहते हैं, उन इलाकों को कहते हैं जो जहाँ का टेम्परेचर दरमियाना रहता है, जैसे ये हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ्रीका है, ये ट्रॉपिकल रीजन्स है। यहाँ जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, कम ज़्यादा। लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं वो सारा साल ठंडे रहते हैं, वहाँ बर्फ़ पड़ती है। वो कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन्स। अब दोनों को कंपेयर किया हुआ है, पोलर रीजन्स पे कम बायोडाइवर्सिटी है जबकि ट्रॉपिकल रीजन्स पे मोर बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जानदार जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। जबकि जो पोलर रीजन्स हैं ठंड होती है, ठंड की वजह से वहाँ अगर कोई जानवर हो भी सही तो वो बहुत कम सर्वाइव कर पाता है। पोलर रीजन्स पे आपको पता है कोई कुछ बहुत कम जानवर रहते हैं, जैसे पोलर बेयर्स होते हैं, ठीक है, और पेंगुइन जो हैं वो ठंड में रहते हैं, इसके अलावा बहुत कम जानवर रहते हैं।